बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अमान। नाजरीन, सियासत की सरगर्मियाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अरूज पे हैं और आज मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी पार्टी भी आपके सामने आए और कुछ ऐसे नौजवान भी सामने आए जिनका मंशूर जान के आपको भी खुशी होगी। तो सबसे पहले हमने नेशनल प्रेस क्लब में इनका एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम की हमने कवरेज की और उसी प्लेटफार्म से हम चाहते हैं कि एक आईने की नज़र से, कैमरे की नज़र से और अपने प्लेटफार्म की नज़र से आपके सामने भी लेके आएँ। हकीकत, सच, झूठ आपने देखना है, परखना होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हम इनके सामने लेके आएंगे और जो मंशूर इन्होंने लिखा है तो इनसे जानेंगे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दूसरी जमातें इस टाइम सियासत कर रही हैं, क्या ये वो मंशूर तो नहीं है या हकीकत में अवामी मंशूर हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद हैदर सियालवी साहब। इनका जो सियासी एक्सपीरियंस है वो इनके मुताबिक तो 12 साल का है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी 2022 में रजिस्टर्ड हुई और इनका मंशूर भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कुछ मैंने गलत बात तो नहीं की? आपने सही बात की। अच्छा, मैंने कहा चलें कुछ ऐसी बात भी हो सकती है कि आप एज ए सियासतदान इग्नोर करें और इस पे एग्री ना करें, क्योंकि इस टाइम मीडिया पे सियासतदानों को एतमाद नहीं है। बहुत सी ऐसी जमातें जो एतमाद नहीं करती और हकीकत में अगर देखा जाए तो उन पार्टियों को मीडिया ही फ्रंट पे लेके आया। सही बात। क्या बात ये ठीक है मेरी? सही बात है। हमें सोशल मीडिया लाया सामने। अच्छा, आपको सोशल मीडिया लेके आया, लेकिन दूसरों को भी सोशल मीडिया लेके आया। सोशल मीडिया तो एक आम आदमी की आवाज़ है और आप हकीकत में जो काम करेंगे तो सामने लेके आएगा। एग्जैक्टली। तो इस टाइम जो पाकिस्तान की मुल्की सूरत हाल है उस पे आपने ख़ास तौर पे तनकीद की, ख़ास तौर पे रियासती अदारों पे जो हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सामने आ रहा है। अब इसमें हकीकत हम नहीं कह सकते, ना ही इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं कि वाकई उसमें तहरीक इंसाफ ही का अहम रोल है या उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपने खुल के तहरीक इंसाफ को इस सब जो काम हुआ है तो उसका करदार तहरीक इंसाफ पे डाला और सारा मलबा तहरीक इंसाफ पे आया। तो इसकी वजह क्या है? देखें, अगर मुझे आप जवाब का ज़्यादा टाइम दें तो मैं आपको सारा क्लियर करता हूँ। मैंने पहला धरना दिया था 2012 में, जब मैं FG सैयद कॉलेज का स्टूडेंट था। हम पर तब शेलिंग भी हुई, रबड़ बुलेट्स भी फायर की गई और नामूस रिसालत की कॉज थी। गुस्ताखाना फ़िल्म टेरी जॉन्स ने अमेरिका में बनाई थी, उसके अगेंस्ट। और हमारे धरने के फ़ौरन बाद रहमान मलिक वज़ीर दाखिला था, उसने कहा था कि जनाब कल पूरे पाकिस्तान में यौम इश्क़ रसूल मनाया जाएगा। और ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तकरीर में कहा कि पाकिस्तानी कौम मज़ीद ये किस्म की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी, मेरी कौम का मुझ पे प्रेशर है। उसके बाद मैंने दूसरा धरना दिया 2018 में, जिस दिन खान हल्फ उठा रहा था और मैं धरना दे के सरीना के सामने बैठा हुआ था रेड जोन में, और पार्लियामेंट के अंदर जो पहली करारदाद आमिर लियाकत ने पेश की और मुतफ़िका तौर पे मंजूर हुई, वो भी नामूस रिसालत पे मंजूर हुई थी उस वक़्त जब मैं बाहर धरना दे के बैठा हुआ था। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में मुतफ़िका तौर पे पाकिस्तान ने करारदाद पेश की और OIC में मुतफ़िका तौर पे मंजूर करवाई, और UN में जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक कैंपेन चली थी वो उस धरने के बाद स्टार्ट की गई थी। उसके बाद तीसरा धरना 2020 में फ्रांस में शाया होने वाले गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़, तीसरा धरना भी सबसे पहला जो था मजहबी जमातों से भी पहले, वो मैंने लीड किया अपारा चौक पे। उस पे भी हम पे शेलिंग हुई, हम पे रबड़ बुलेट्स बरसाई गई। उसके बाद फ़ौरन ऑफिस में मेरे और शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद ख़ान और नूरुल हक कादरी जो आपके वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर थे, उनके मुज़ाकरात हुए। 3 घंटे के मुज़ाकरात में आपका भाई 2.5 घंटे बोला और आधा घंटा उन्हें वजाहत देने का या कहने का मौका मिला। और मेरे साथ तलबा तंजीमात के रहनुमा थे, जिस डेलीगेशन को मैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हमारी नहीं बनी थी तो स्टूडेंट यूनियंस को हम लीड कर रहे थे। और उस धरने के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मजम्मती करारदाद पेश हुई, मंजूर हुई। OIC में इजलास बुलाया गया पाकिस्तान के इन्विटेशन पे कि जनाब नामूस रिसालत पर बात की जाए, और आपने देखा होगा तमाम इस्लामी ममालिक ने उसको कंडेम किया जो हरकत फ्रांस ने की। और UN में जब वो करारदाद पाकिस्तान लेके आया था
तो जर्मनी जैसे मुल्क ने भी ये कहा था कि जनाब जो कुछ गुस्ताखाना खाके शाया होते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। उसके बाद मैंने धरना दिया औरत मार्च के मामले पे। जब औरत मार्च ने एंटी इस्लामिक या एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स या एंटी इदारे स्लोगन्स या हम जिन्स परस्ती की बातें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हुई, तो पाकिस्तान में मौजूद हम जिन्स परस्ती की तमाम NGOs पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जो था वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हमें दिया तो तब हम उस एहतजाजी धरने से उठ के आए। अब इन धरनों में क्या हुआ, एक गमला भी नहीं टूटा, शेलिंग हुई, एक पुलिस वाले को, मेरा उस वक्त 2020 का धरने की वीडियो YouTube पे रिकॉर्ड पे है, जब पुलिस गोलियां चला रही थी, शेलिंग कर रही थी, डंडे बरसा रही थी, मैं तकरीर कर रहा था कि पुलिस वाला तुम्हारे सीने पे गोली लगाए, तुम फिर भी पुलिस को सीने से लगाओ। मुझे दोस्तों ने कहा कि इनके पास शेल खत्म हो गया, इन्होंने एम्बुलेंस में शेल मंगवाए हैं, आप बताएं हम इन एम्बुलेंस का रास्ता रोकें। मैंने कहा एम्बुलेंस में एटम बम भी आए तो तुमने इसका रास्ता नहीं रोकना। कोई ऐसी रवायत ना करें कि तुम शेल रोक रहे हो और वहां कोई किसी का मरीज मर रहा हो। जो बंदा लीड करता है किसी डेमोन्स्ट्रेशन को, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आई गॉट अरेस्टेड ट्वाइस, वंस बाय लाहौर पुलिस, मेरे गांव आए 8 डाले लेके फवाद चौधरी के कहने पे, दूसरी बार मुझे वजीर दाखिला के कहने पे या जिस भी एतबार से अरेस्ट किया गया। दोनों मरतबा अरेस्ट हुआ तो मैं खुद हुआ। मैंने आज तक अपने कारकुन को ढाल नहीं बनाया कि तुम निकलो, तुम तोड़ फोड़ करो। मैंने अपने कारकुनान को हमेशा कहा कि सड़क बंद करके एहतजाज नहीं होगा, गरीबों की गाड़ी तोड़ के एहतजाज नहीं होगा, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करो। एहतजाज क्यों होता है? मीडिया के जरिए अपना पैगाम कौम को पहुंचाना है ना, तो वो प्रेस क्लब के बाहर पहुंचाया जा सकता है। हकीकत देखें, अच्छा थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ, जमहूरियत की बात मैं वही थोड़ा सा कंप्लीट करूँ, मुझे आधा मिनट और चाहिए। जो आपका सवाल था खान साहब का, देखें मैं उस वक्त पहला एहतजाज मैंने किया, मैं था 16 साल का। फिर एहतजाज मैंने किया, मैं कितना हूँगा, कोई 22 साल का। तीसरे एहतजाज पे मैं था 25-26 साल का, अभी मैं 28 साल का हूँ। और चौथे एहतजाज पे भी 25-26 साल मेरी उम्र थी। मतलब एक साल में हमने 2-3 इस तरह के धरने दे दिए थे। जब मुझ जैसे 28 साल के नौजवान को इतनी अकल है कि एहतजाज का तौर तरीका कैसे होता है, तो एक 72 साल के बाबे को ये अकल नहीं है। मेरा एतराज ही है, जब वो एब्सोल्युटली नॉट बोला था तो सबसे पहले मैंने बयान दिया था उसकी फेवर में। जब डीप पॉकेट्स वाली स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी ने CNN के मुंह पे थप्पड़ मारा था डिप्लोमेटिकली, तो मैंने उसकी फेवर में स्टेटमेंट दी थी। मैं सऊदीया में गिरफ्तार 2 मरतबा होने के बाद सऊदीया में पाकिस्तानी कम्युनिटी को खिताब कर रहा था। खान के बारे में एक सहाफी ने उल्टा सीधा सवाल पूछा तो मैंने शट अप कॉल दी। मैंने कहा पाकिस्तान में मैं उसका सियासी मुखालिफ हूँ, पाकिस्तान के बाहर हूँ तो वो मेरा वजीर आजम है। यहां मैं नवाज शरीफ के बारे में भी नहीं बोलने दूंगा, जरदारी के बारे में भी नहीं बोलने दूंगा। ये मेरी पाकिस्तानियत है। तो इख्तिलाफ राय हमने रखा, खानदानी लोगों की तरह रखा। इख्तिलाफ राय रखा इस बुनियाद पे रखा कि खान ने अपने कारकुनान को कहा कि सड़कों पे निकल आओ। कारकुनान निकल आए। लीडरशिप किधर थी? जरताज गुल साहिबा या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के अलावा मुझे बताएं तीसरा कौन से 1-2 MNAs आए, खानापुरी की 1-2 मिनट के लिए तकरीर की, गायब हो गए। नंबर बंद थे कि नहीं? गायब थे कि नहीं? आधे उम्रे पे थे, आधे बाहर बैठे हुए थे। और फिर तीसरे दिन सबने गिरफ्तारी दी, पहले 3 दिन कहां मरे हुए थे। जब MNA बोलता है कि सारी कौम सड़क पे निकले, कौम निकल गई। MNA उसे लीड नहीं कर रहा तो कौम तो अनगाइडेड मिसाइल की तरह गरीबों की गाड़ियां तोड़ेगी या GHQ पे हमलावर होगी। तो जब वो खुद लीड नहीं करता और फिर जब कारकुन पकड़ा जाता है और वो लाल करवा रहा होता है और लीडर जेल से निकलने के बाद बूट पॉलिश करता है और फिर बोलता है जनाब इनका हमसे ताल्लुक ही नहीं है, हम लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, इनको काफिर किरदार तक पहुंचाओ। वो तुम्हारी मोहब्बत में आर्मी चीफ से लड़ पड़ा, वो तुम्हारी मोहब्बत में कोर कमांडर का घर जलाने को तैयार हो गया, अपने बीवी बच्चे कुर्बान करने को तैयार हो गया और तुमने उसे डिसऑन कर दिया, आपने उसे वर्गलाया। लेकिन वो अपनी तरफ से तो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट लेके गया था ना, वो अपनी तरफ से तो आजादी की जंग लड़ रहा था जो आपने उसके अंदर फीड किया था। वो अपनी तरफ से तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा था, उसका तो कोई कसूर नहीं है। आपने इस्तेमाल किया और फिर कहा जी हम तो पार्टी से अलग हो रहे हैं। इमरान खान ने मुख्तलिफ बयान दिए हैं और 23 बयान में जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जहाद के लिए निकलें, अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आप जहाद के लिए निकलें। तो इसकी वजह यही है कि अवाम के अंदर, अवाम के जहनों में ये था कि यहाँ पे चोरों की हुकूमत है, जिस तरह इमरान खान बाहर भी जाके ये बात करते रहे। और आप इस बात को समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि वो बात दुरुस्त है, हकीकत वो है, चोरों की हुकूमत है, मैं तस्लीम करता हूँ। मैं PDM का
मर के भी हामी नहीं बन सकता। मैंने हमेशा से पीडीएम के मुकाबले में खान को सपोर्ट किया, ये जानते हुए कि उसके दौर में मैं 2 बार गिरफ्तार हुआ, ये जानते हुए कि 3 घंटे मुझ पे भी टॉर्चर हुआ, ये जानते हुए कि जो वीडियो बयान इनके फवाद चौधरी या अली जैदी या ये आमिर कियानी दे के आ रहे हैं, इनको तो 2-2 चपेड़े पड़ी हैं। 3 घंटे मेरे दोनों पाँव और बाएं बाजू में रॉड्स हैं और दोनों बाजू पीछे बांध के गर्दन और बाजू के दरमियान रॉड रखा गया और यही कहा गया कि एक वीडियो बयान दो कि जनाब मैं माजरत चाहता हूं हुकूमत से, आपको हम बगैर पर्चे के रिहा करेंगे। उस वक्त मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, एसएसपी ऑपरेशंस फैसल जावेद था गालिबन, पहले इंटरव्यू उसने मुझसे किया। एसपी पोटोहार सैयद अली था, दूसरा इंटरव्यू उसने मुझसे किया। और इन दोनों ने कहा, फैसल तो बड़ा डिसेंट आदमी था, बाद में डीपीओ बहावलपुर चला गया, उसने कहा मुझे पता है आप टीचर हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप खड़े होकर मुझे इंटरव्यू करें, आप बैठें, और पट्टी मुझे बंदी भी थी। खैर उसने कहा हमें ऊपर से ये ऑर्डर्स हैं कि आप वीडियो बयान दें। मैंने कहा आई एम सॉरी, मेरे 10-12 साल की जदोजहद है, मैं उसे 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, और आज मैं बयान दे देता हूँ, मेरा कारकुन जो अपनी जवानियाँ वेस्ट करके बैठा हुआ है मेरे लिए, वो तो ज़ाया गया, उसका मोराल किधर गया। सैयद अली ने मुझे कहा भाईजान अगर आज वीडियो बयान नहीं देते तो 2-4 साल बाद मुलाकात होगी। मैंने कहा शाह साहब बिल्कुल ठीक है, 2-4 साल बाद मुलाकात होगी, मुझे जेल जाना मंजूर है। मैं वहाँ पर तब थाने मुझे लेके जाया गया और उसके बाद पर्चा काटा गया और मुझे मंजूर था। ये तो अल्लाह का करम है। जब मैं एटीसी कोर्ट में गया तो मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा जज साहब आपके सामने जो दहशतगर्द मौजूद है ना, ये एक तो आपके बच्चों की उम्र है, और जाके अपने बच्चों से और भांजे भतीजों से ज़रा मेरे बारे में राय लें कि मुझ जैसा बंदा एंटी स्टेट हो सकता है। और दूसरी चीज़, जिसके बाप ने 32 साल अफवाज पाकिस्तान में सर्व किया हो, जिसका छोटा भाई इस वक्त सियाचिन बॉर्डर की हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा हो, जिसका नाना 65 और 71 की जंग लड़ा हुआ हो, जिसके मामू ने 4 तमगे हासिल किए हों, जिसकी खाला को आरे बाजार धमाके में निशाना बनाया जाता है, और वो कर्नल ऑफिसर उस वक्त गालिबन कैप्टन, ये मेजर थी, उनकी दायां बाजू, आंख और टांग शहीद हो जाते हैं उस धमाके में, वो आधे जिस्म के साथ है। ऐसे घर में दहशतगर्द पैदा हो गया। अगर मैं सवाल करता तो शायद उससे थोड़ा सा अजीब होता और देखने वाले नाजरीन भी कहते कि कुछ प्री प्लान है, लेकिन जिस तरह आपने एक बात कही है तो हकीकत पे मबनी है। तो मैं तो चाह रहा था कि ये सवाल आपसे पहले करूं, लेकिन मैंने कहा मौके की नज़ाकत से, जिस तरह आवाम इस टाइम चाह रही है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कम हो चुका है और पाकिस्तान में नेगेटिव देखने का जो कुलिया है, जिस तरह इंडिया में पसंद किया जाता है नेगेटिव, और पाकिस्तान के अंदर वही कुलिया इस्तेमाल किया जा रहा है। आज पाकिस्तानी नेगेटिव को पसंद करता है, ना कि पॉजिटिव बात करने वाले को इग्नोर किया जाता है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा तो अब मुझे ये बताएं, अब मेरा सवाल आपसे बनता है कि आर्मी को इस टाइम सपोर्ट करना क्या एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से कर रहे हैं, या एक सियासी जमात के चेयरमैन की हैसियत से फ्रंट पे आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको भी एक चांस मिल जाए, जिस तरह इमरान खान। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी 2 दिन पहले की? जी नाजरीन ने भी सुनी है। उसमें कहीं जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया गया या फौज का नाम लिया गया? उसमें फौज के सिपाही का नाम लिया गया, बस वो उसमें फौजी जवान का नाम लिया गया, उसमें 65 के शहीदों का नाम लिया गया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में याहिया पे तनकीद भी की गई, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशर्रफ की गलत पॉलिसीज पे भी तनकीद की गई। ये लोगों ने नहीं सुना, लोग घास खाना छोड़ गए। मेरी कौन सी तकरीर है जिसमें मैंने मुशर्रफ और याहिया को कसूरवार नहीं ठहराया? मैंने ठहराया, लेकिन क्या उसकी बुनियाद पे फौजी के गिरबान पकड़ूं मैं? उसकी बुनियाद पे बॉर्डर पे शहादत देने वाले फौजियों को जाके बनूं कि तुम दहशतगर्द हो? एक फौजी सियाचिन में जाके गोली खाता है, फिर वो वॉलंटियर करके जनाब दोबारा एलओसी पे चला जाता है, फिर जख्मी हालत में सियाचिन आता है, वो सीएमएच आता है, उसके बाद जब वो घर छुट्टी पे जाता है तो उसको लोग कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो वो क्या बोलेगा कि मैं इन उल्लू के पट्टों के पीछे शहादत दे रहा हूं? मैंने उस फौजी का मोराल हाई करना था। वो तनख्वाहों से नहीं जिंदा, वो मेरे मोराल से जिंदा है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ पाकिस्तानी। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हुए ये बात की थी कि जनाब जो बात आज मैं कर रहा हूं ये लाखों लोग करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते कि शायद लेबल ना लग जाए। और मैं किन के लेबल से डरूं? उन पीपल्स पार्टी वालों के लेबल से डरूं जो खुद अयूब की गोद में बैठ के सियासत में आए थे, या उन नून लीग वालों के लेबल से डरूं जो खुद ज़िया को अबू जी कहा करते थे, या उन पीटीआई वालों के लेबल से डरूं जो पाशा साहब की गोद में बैठ के आए थे, या उन चाबी वाले खिलौनों के लेबल से डरूं जो चाबी घुमाई जाती है तो धरना देना है, नहीं तो धरना एक्सटेंड कर देना है, या गरीबों के बच्चे मरवा के वापस आ जाना है। आप पहले ये देखिए इल्जाम लगाने वाले कौन है, इन सारी जमातों को देख लें। इस टाइम माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं
कि कौन सी पार्टी जमात ऐसी है कि जो सियासत में है और आने वाले टाइम में जो क्रिटिसाइज़ उस पर होगा तो उसको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताएं, क्योंकि इस टाइम नाजरीन भी ये जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं हमारे नाजरीन, और ख़ास तौर पे वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नौजवान जिनके लिए आपका भी मंशूर है, उस तरफ भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं ना कि अगर वो क्रिटिसाइज़ करें तो किस पे करें? पाकिस्तान की सारी जमातों पे क्रिटिसाइज़ करें, जहां हम गलत नज़र आते हैं हम पे भी क्रिटिसाइज़ करें। आवाम का डेमोक्रेटिक राइट है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म शुड ऑलवेज बी वेलकम्ड, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। और ये 22 करोड़ आवाम का जमहूरी हक है कि इफ़ आई एम योर वोटर, इफ़ आई एम योर सपोर्टर, इफ़ आई एम फाइनेंसिंग यू, इफ़ आई एम सपोर्टिंग यू बाय एनी मीन्स, आई हैव ऑल राइट्स कि मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूं, कि मैंने तुम्हें वोट दिया था आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाने के लिए, 4 साल में तुमने उसका नाम लिया। मैंने तुम्हें वोट दिया था इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए, क्या इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी तरफ जरा सा भी कदम उठाया? डॉक्टर इसरार अहमद के पांव में बैठ के नवाज शरीफ कहता था कि सूदी निजाम का खात्मा करेंगे रियासत पाकिस्तान से। क्या नवाज शरीफ से यह सवाल करने का हक नहीं बनता कि आपने आने के बाद उसकी कॉल तक उठाना मुनासिब नहीं समझी? इमरान खान से क्या यह सवाल नहीं बनता? डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कराची में जब मेरा जहाज लैंड करता है तो सबसे पहले मैं मज़ार कायद पे हाजिरी दे के डॉक्टर आफिया के घर जाता हूं, और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी रो रो के मुझे कहती है कि इमरान खान जो 18 साल सियासत करता रहा, उसके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद के दफ्तर में जब मैं दूसरी मरतबा गई, पहली बार वेलकम किया, दूसरी बार कहा कि आप जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर मैं गलत हूं तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जिंदा जाके उनसे सवाल पूछ रहे हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन से। तो अवाम के पास तनकीद का हक है। अगर मैं अपने वादों पे पूरा नहीं उतर रहा, अवाम के पास मुझ पे तनकीद का पूरा हक है। देखिए, अवाम किस तरह तनकीद करे? अवाम ने इस टाइम जिसको वोट दी तो वो तो हुकूमत में नहीं है, 1 साल गुजर गया है, दूसरी पीडीएम हुकूमत में आ गई है, तो अवाम ने जिनको वोट दी किसको तनकीद? अवाम के पास कौन सा ऐसा अख्तियार है कि अवाम आगे गवर्नमेंट बनाएगी? आप मुझे बताएं, आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट बनी है जो अवाम की वोट से आई हो? बनी है? सारी हुकूमतें अवाम की वोट से बनी है, सारी हुकूमत। 2018 के इलेक्शन को आप समझते हैं कि अवाम ने वोट दिया और अवाम ने वोट दिया, और 2-4 सीटें जो ऊपर नीचे थीं वो जहांगीर तरीन साहब की मरून मेरठ थी, वो भी उनकी मेहनत थी और उन्होंने पैसा लगाया था अपने जहाज़ पे, जो उनको वो 2-4 वोट मिल गए थे। अवाम जो इदारों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, इदारे 19 से 20 कर देते हैं, 18 से 20 कर देते हैं, 5 से 20 कभी नहीं करते, 15 से 20 भी कर देंगे, ये भी मान लिया। लेकिन 15 तक जनाब अली आपकी सियासी जमातों को खुद पहुंचना होता है। ये आप मेरे ख्याल तस्लीम करेंगे? नहीं, मैं नहीं कर रहा। इस टाइम पाकिस्तान का हर शहरी कर रहा है इदारों की तरफ, क्योंकि इमरान खान जब निकलते हैं तो इमरान खान का बयान आता है, स्टेटमेंट आती है, उसके मुकाबले में आर्मी की तरफ से, ISBR की तरफ से एक मौक़िफ़ दिया जाता है। जब इमरान खान अदालत आता है तो सुबह इमरान खान को पता होता है कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा, एक वीडियो बयान देता है, और आते ही इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है। और मुल्क की जो सिचुएशन है, आर्मी उस तरीके को तो टोटल जो है हैंड ओवर करती है और टेक ओवर भी कर रही है आर्मी। उसके बाद आर्मी आज देखें पाकिस्तान के अंदर अदलिया, एक तो अदलिया का एहतराम मैं नहीं समझता कि अवाम करती है, और अदलिया भी जिस तरह का अदल है पाकिस्तान के अंदर वो भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आप एक सियासी नज़रिया रखने वाले इंसान हैं और ख़ास तौर पे नौजवान है, और एक अच्छी काम किया है आपने, सियासत में आके थोड़ा सा मुख्तलिफ और चेंज किया, गेम चेंजर के तौर पे आए हैं। लेकिन मसला ये है कि आज आर्मी क्यों अपनी अदालत में ये केस चलाना चाहती है? देखिए, सब चीज़ों को देखा जाए, एक तरफ रखा जाए, तो हमें तो ये फिर बोलना पड़ता है कि आर्मी इसमें मुलव्वस है। आर्मी चाह रही है कि अवाम हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, और अवाम सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें अगर आपने इमरान पे तनकीद का सवाल पूछना है तो वो आप इमरान से पूछेंगे, उसके बारे में राय पूछेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, मैंने इसलिए आपसे पूछा ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपके, मैंने एक चीज में बड़ा क्लियर आपको बताऊं, जहां पर फौज से रिलेटेड ये सवाल है, अगर मैं फौज का नुमाइंदा होता तो ज़रूर जवाब देता। इस सवाल का जवाब ISPR आपको मुझसे बेहतर दे सकती है कि क्यों फौजी अदालतें, क्यों पाकिस्तान के सेशन कोर्ट या आपके हाई कोर्ट या आपके सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़, क्या आपकी फ़ौजी अदालतों की कोई आईनी हैसियत है या नहीं? आईनी हैसियत है तो फिर ये कुछ हो रहा है, या फिर आप असम्बली में करारदाद लें, PDM क्या
प्रो पाकिस्तान आर्मी है, वो तो अभी हुई है, बुग़्ज़ इमरान में हुई है। वरना तो पीडीएम का बयानिया वोट को इज्जत दो का था, वो तो सारी जिंदगी फौज के, फजल रहमान जैसा बंदा फौज के हक में नारे लगा रहे हैं, एएनपी फौज के हक में नारे लगा रही है, पीके मैप रैली निकाल के आई हुई थी, पाक फौज जिंदाबाद। हद नहीं होगी? शाहजैन बुगटी, नवाब अकबर बुगटी का पोता फौज के हक में, नवाज शरीफ किसने निकाला उसे 2 मरतबा, खुद ही कहता फौज ने निकाला फौज के हक में। तो ये बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हुए, इनके पास पूरा राइट है, जाए असम्बली में और बोले फौजी अदालतें हम खत्म करने का ऐलान करते हैं। ये तो आप उनसे पूछें, ये तो आप उनसे पूछे ना। अगर बूट पॉलिश करके नहीं आए तो उनके पास इख्तियारात हैं, और अगर तो वो गोद में बैठ के आए तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। यही मसला इमरान खान का था। अब समझे मेरी बात को। आप कहते हैं कि जो रिजीम चेंज है इमरान खान के मामले में वो फौज ने की, मैंने माना फौज ने की। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा आगे, मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा एक चीज कंप्लीट करने दें। इमरान खान आया कैसे? कह रहे हैं सर ये आया कैसे? क्या एमक्यूएम पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर दाएं बाएं हो सकती है? माइनस अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दाएं बाएं नहीं हो सकती। उस एमक्यूएम ने इमरान खान को सपोर्ट किया। 2 महीने पहले 2018 के इलेक्शन से बाप बनती है बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पूरे बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करती है। उसकी सारी सीटें इमरान खान की फेवर में जाती हैं। किसके कहने पे जाती हैं? शाहजैन बुगटी एक सीट के साथ किसकी फेवर, इमरान खान की फेवर में जाते, किसके कहने पे? यही जमातें अचानक कल्टी खा जाती। क्या तब इमरान खान फौज को ये नहीं कह सकता था कि बाजवा साहब मुझे आपकी कोई फेवर नहीं चाहिए, मैं 5 साल और इंतजार करूंगा लेकिन अपनी मेहनत से सामने आऊंगा? तब बाजवा बड़ा अच्छा था, ये बाद में गंदा हो गया। मसला ये है कि सारे गोद में बैठ के आए हैं। उस वक्त गोद में ना बैठते तो आज तनकीद का हक सबको होना था। ये चीज़ है जिस पे हमें इख्तिलाफ है। आज सियासतदान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और कहें कि हम कुरान पे हल्फ उठा के कहते हैं कि गेट नंबर 4 के कभी दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे अपनी हुक्मरानी के लिए। ये हो सकता है, उसके बाद तनकीद का पूरा हक है। फिर ये तनकीद करें, मैं इनके साथ पाकिस्तान में हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, इट हैपन्स एवरीवेयर। तो आप अच्छा एक और बात बताएं, यहाँ पे पार्लियामेंट को एक साइड पे रखें और सदारती निज़ाम आ जाए, नहीं तो मुश्किल, आप उसको फेवर करते हैं? नो, होना चाहिए। बहुत मुश्किल है सदारती निज़ाम, इम्पॉसिबल है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। यहाँ पर आप देखें सदारती निज़ाम अगर आ जाएगा तो आपके हल्के कितने बनते हैं? 350 के करीब MNA के, 1000 के करीब MPs के, चारों सूबों के मिला के। तो हर हल्के में 7-8 चौधरी होते हैं, यानी 8000 MPA के कैंडिडेट, और 300 मल्टीप्लाई पे 5 करें या 6 कर दें तो 1800 आपके MNA के कैंडिडेट। इस हिसाब से आपके कोई 10,000 के करीब ये चौधरी बनते हैं। 10,000 चौधरीयों की चौधराहट को मसला बन जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? जब एक चौधरी सिर्फ आ जाएगा उसको कौन मानेगा? सदारती निज़ाम वहाँ पर कायम हो सकता है जहाँ पर मेजॉरिटी का एक तो वेल एजुकेटेड हो, समझदार हो, और फिर सबका मसलक, मकतबा फ़िक्र, ज़ुबान, रहन सहन, सकाफ़त और तरीका एक हो। यहाँ हर 20 किलोमीटर बाद तो हमारी ज़ुबान चेंज होती है। 12-14 किस्म के लहजे तो हमारे पंजाबी के हैं, 12-14 किस्म के लहजे तो हमारी सराइकी के हैं, पोटोहारी के हैं। कश्मीर वालों की अलग ज़ुबान है तो यहाँ पहाड़ी ज़ुबान अलग है, तो मरी वालों की, कोटली सतिया वालों की अलग ज़ुबान है। तो ये अच्छा, फ़िरक़ों पर आ जाएँ। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़िरके हैं। आप पाकिस्तान के बरेलवियों में 600 फ़िरके तलाश कर लेंगे, हर जमात ने अपना फ़िरका। पाकिस्तान के शियों में 600 फ़िरके तलाश कर लेंगे, हर जागिर का अपना फ़िरका। पाकिस्तान के देवबंदियों में अलग फ़िरके 600 तलाश कर देंगे, हर बड़े आलिम दीन का अपना फ़िरका। जितनी सियासी जमातें उतने फ़िरके। किसकी तकलीद में ये सारे इकट्ठे होकर सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे? किसी एक को इमाम मानेंगे? ईरान वालों ने तो खुमैनी को इमाम माना, मुल्ला उमर को इन्होंने इमाम माना, अफ़गानिस्तान वालों ने उमर मुख्तार को उन्होंने इमाम माना, अपने क्या कहते हैं लिबिया वालों ने। फिर आगे चले जाए, मोज़ेतुंग को उन्होंने इमाम माना, आपके चीन वालों ने। ची गुएरा फिडेल कास्ट्रो को उन्होंने इमाम माना, क्यूबा वालों ने। नेल्सन मंडेला को उन्होंने इमाम माना, अपने साउथ अफ्रीका वालों ने, यानी अपने लीडर माना। इनकलाब तब आते हैं जहाँ 1200-1400 लीडर हो, वहाँ इनकलाब नहीं आते। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का हमने मंशूर देखा है, उसका मंशूर ये है कि हम नौजवानों को टिकट देंगे। तो क्या इमरान खान की तरह तो टिकट नहीं देने का आपका इरादा है? देखिए, एक होता है टिकट देने का इरादा और बाद में मुकर जाना, एक होता है टिकट दे देना। पंजाब के इलेक्शन तो लेट हो गए ना, हमने 129 कैंडिडेट्स को टिकट दिए, उनके हलकों में जाके चेक करें। मेरे ख्याल है 40 साल या 35 साल से 25 से 35 के दरमियान हमारे 129 में से 122 कैंडिडेट है, 6-7 कैंडिडेट होंगे जो उससे बड़े होंगे।
पीछे रह क्या जाता है? ये तो एक मुराद सईद को और एक फ़रूख हबीब को टिकट देके कहता है हमने नौजवानों को टिकट दिए। तुम्हारे ज़राए से पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ कैंडिडेट आपकी तरफ भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और वो कैंडिडेट कौन से हैं? ये इलेक्टेबल्स नहीं है। वो कैंडिडेट है जिनके 5,000 7,000 धड़ा है और वो खान के नज़रियाती वर्कर बन के पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे थे और कभी उनको ऑन बोर्ड लिए नहीं गया, हमेशा नज़रअंदाज किया गया। मुड़ के शाह महमूद और उसके बेटे बेटी को टिकट मिला है, मुड़ जुड़ के वही अपने आपके क्या कहते हैं मरूसी सियासतदानों को टिकट मिले, वो हमेशा नज़रअंदाज हो। ये वो लोग हैं जो ISF से अपनी जदोजहद स्टार्ट कर रहे थे। इसी तरीके से नून लीग के जो MSF के स्टूडेंट्स थे वो हमारे पास आ रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल से उठे हैं। नवाबों वडेरों जागीरदारों के बच्चे नहीं हैं, ना ही मरूसी सियासतदान है। अच्छा, उन्होंने खुद रब्ता किया है या आपने उनसे रब्ता किया? उन्होंने भी रब्ता किया और हमने भी किया। या कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि आईनी का दूसरा रुख है जो आपकी तरफ उनको लेके आ रहा है? नहीं, वो अगर कोई दूसरा रुख होता तो वो नून में भेज देता है, पीपल्स पार्टी में भेज देता है। हम पे इतनी ज़्यादा मेहनत इतने पहले कभी ना करते हो। नहीं, इस पे तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। नहीं है, उनको टाइम लगेगा। अब तो है भी माशाल्लाह नौजवान और एक ऐसी क़यादत है जो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, निकल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो चीज़ें वाज़ेह हो चुकी होती हैं, अभी तक लोगों को नज़र आ चुकी होती। अभी तक पीपल्स पार्टी नून या PTI का कोई बयान आ चुका होता कि एक जमात हमारे मुखालिफ खड़ी की गई है। तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। होती तो ज़रूर वो बताते जिनको नज़र आता कि इनको अभी हमसे ख़तरा है। नहीं, अभी चांस लग रहे हैं। देखें उनके पास ऑप्शन और कोई नहीं है। एक ऐलान कर दिया 4 जून का जलसे का, तो अच्छा 4 जून वाले जलसे में हम मीनार पाकिस्तान के जलसे का भी ऐलान कर रहे हैं तारीख का। देखिए और घंटा घर चौक फैसलाबाद के जलसे का भी ऐलान कर रहे हैं, भकर लिया के जलसे का भी ऐलान कर रहे हैं और उसके बाद फिर निश्तर पार्क कराची के जलसे का भी ऐलान कर रहे हैं। तारीखें हमारी तय हुई हुई, ऐलान वहाँ करेंगे इंशाल्लाह। तो जलसे क्यों करेंगे सर? जलसे हम इसलिए करेंगे कि आपका 90% पॉलिटिकल वर्कर बेचारा हमारे पास आना चाहता है लेकिन डर रहा है कि इस पार्टी का फ्यूचर है या नहीं। जब वो देखेगा कि लाखों लोग तो एक शहर में इनके पास इकट्ठे हो गए हैं, ये खामोश इनकलाब बर्पा हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो कहेंगे अब हमने अगर इस फैसला करेंगे तो हमारी सियासत डूबेगी नहीं। फिर आप देखें हमसे बंदे संभाले नहीं जाएंगे, कैंडिडेट्स भी नहीं संभाले जाने। अच्छा, आपका एक मंशूर मैंने एजुकेशन के हवाले से देखा, क्या अगर आपकी जमात को चांस मिल जाता है तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करेंगे या? कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। हर सिविलियन का हक होगा अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजे या सरकारी में भेजे। हमारी रेजोल्यूशन ये होगी, और लाजमी नहीं कि हम हुकूमत में हमारा एक बंदा भी MN MP बनता वो रेजोल्यूशन लाएगा 17 एंड अबव ग्रेड का हर ऑफिसर और MN MP सेनेटर। ऑफिसर से मुराद फोर्सेस का भी, ब्यूरोक्रेसी का भी, हर चीज़ का ऑफिसर और MN MP सेनेटर। इनके बच्चों पे लाजिम होगा कि 10वीं तक की तालीम वो सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ हासिल करें। बाकी जो मर्जी आम आवाम जहाँ मर्जी अपने बच्चों को पढ़ाए। अच्छा, अभी भी टिकट होल्डर के लिए भी यही है आपका, जीतने के बाद टिकट दे रहे हैं जिनको दे रहे हैं, अगर वो जीत गए तो जीतने से पहले नहीं, जीतने से पहले नहीं। उसकी वजह क्या है? जीतने से पहले अगर वो अपने बच्चों को भेजें तो सरकारी स्कूलों का वही निज़ाम है। जीतने के बाद बतौर कह रहा हूँ, अभी अगर आपके पास एक टिकट लेने के लिए आ रहा है तो क्या आपका वही टिकट देने का अंदाज आज से होगा या जीतने के बाद आप बनाएंगे? जीतने के बाद तो मिसाल के तौर पे अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद तो आपके पास मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे इख्तियारात हैं कि आप फ्रंट पे और बैक पे और होंगे। लेकिन अगर आज आप प्लान बना के चलेंगे तो आपका जो मंशूर अभी तक के है उसी पे 129 जो तो कैंडिडेट्स हमारे आए ये सारे के सारे वो हैं जो हमारे तरबियत याफ्ता हैं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमारे साथ थे। और हमने प्राइमरी फोकस ये किया, तमाम हलकों में हमने कहा कि जो हमारा अपना स्टेट यूथ पार्लियामेंट से तरबियत याफ्ता नौजवान है या स्टूडेंट यूनियंस का तरबियत याफ्ता नौजवान है वो टिकट लेने आएगा, जिनको हम जानते हैं कि इन्होंने ये काम किया पाकिस्तान के लिए, किसी भी तंजीम में रह के किया, लेकिन ग्रास रूट लेवल से आया। फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो, जिस हल्के से वो नहीं आ रहा फिर जो भी आएगा उससे हम बात करने को तैयार होंगे। जहाँ पर बंदा नहीं खड़ा कर रहे उससे बेहतर है कहीं ना कहीं किसी को खड़ा करें। आपने जैसा कि कहा तरबियत याफ्ता और कहें, दूसरी तरफ आपने ये कहा कि हमारे अपने बच्चे आ रहे हैं, तो हमारे तो नॉलेज में ये है कि आप पे FIR भी हुई, आप स्टूडेंट के लिए निकले भी और आपने यूनिवर्सिटी वगैरह भी बंद की, तो क्या आप वही झगड़े टाइप लड़कों को सामने लेके आ रहे हैं जो अपने हक के लिए जिहाद भी करेंगे या खामोश रहेंगे? हमारे सारे तरबियत याफ्ता लोग वो हैं जिन्होंने, जब पहला पर्चा मैंने झेला तो एक यूनिवर्सिटी में कल्चरल वीक में इसराइल का स्टॉल लगा था और उस यूनिवर्सिटी को हमने 3 दिन बंद किया था और उसका डीन कल्चरल साइंसेज एक्सपेल हुआ था। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी खुली थी, उसके बाद वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई खार निकालने के लिए पर्चा कर दिया था। उसके बाद
हमारे साथ जितने भी नौजवान हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तंजीमों में आपस में लड़ाई की हो। मेरे 10-12 साल का जो कैरियर है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, कोई बंदा उठ के आया और बताया कि शहीर ने मेरे खिलाफ लड़ाई की। जो भी आएगा वो यही बताएगा कि शहीर ने तलबा तंजीमों के दरमियान सुलह रहमी का काम किया, उनके राजीनामे करवाए। इसीलिए मैं ATI में था और मेरी जमात के कैंडिडेट्स में कई ऐसे हैं जो जमीयत से आए, कई MSF से आए, कोई ISF से आए, मुख्तलिफ जमातों से, PSF से आए। हमारा किरदार इस मामले में बड़ा साफ था। आपके पास क्या प्लान है? कौन सा ऐसा प्लान लेके आ रहे हैं आपको अवाम वोट दे और आपकी जमात में आए? ये देखें, ये आने के बाद पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान इस टाइम मकरूज़ है, हर नौजवान हर बच्चा पैदा होने से पहले ही इतना ज़्यादा मकरूज़ है, उसको ख़त्म किया जाएगा। कर्जे की बात कर रहे हैं आप? जी, उसका कर्जा ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है, अगर आप पूरा सुने। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी हैंड टू माउथ था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। जर्मनी ने 2 मॉडल लाए। नंबर 1, 25% ऑफ द प्रॉपर्टी, 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्टेट। घर में 4 कमरे हैं तो 1 कमरे का सामान बेचो और रियासत को पैसा दो। घर में 4 साइकिलें थीं तो 1 बेचो और रियासत को पैसा दो। 4 कपड़े थे पहनने के तो 1 रियासत का। और जर्मनी की औरतों ने कई अरसे तक सोना पहनना छोड़ दिया था। हम क्या मॉडल ला रहे हैं? और फिर जर्मनी ने पता कितना ग्रो किया, दुनिया के 5-6 टॉप ऑफ द क्लास मुल्कों में आ गया। और जहां 8 घंटे काम करना होता था वहां 12 घंटे काम करते थे और तनख्वाह 8 घंटों की लेते थे वो लोग। समझ गए? हम क्या मॉडल ला रहे हैं? हम कह रहे हैं 25% का बोझ नहीं डाल रहे, और हर बंदे पे भी नहीं डाल रहे, उससे तो सब पे डाला ना। हमने डालना है सिर्फ वो लोग जिनके असासा जात 10 करोड़ से जायद हैं, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, सिर्फ उनका 10% रियासत की मलकियत है। ये कानून लाएंगे एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। पहले उसके असासे का 10% रियासत की मलकियत होगा तो पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो 10 करोड़ से ज़्यादा असासा रखने वाले हैं, कई तो खरबों के असासा जात के मालिक हैं। आप अगले दिन कर्ज़ों से पाक हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई मॉडल नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म मॉडल्स हैं जिसमें 20 साल के बाद कर्जे उतर सकते हैं। फ़ौरन उतारने तो इस तरह उतारे जाएंगे। और जिस दिन वज़ीर आज़म ने अपने दे दिया 10%, तब आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी 50% भी देने को तैयार होगा। वो तो रो रहा होता है पाकिस्तान के लिए। मैं जिन मुल्कों में भी गया हूँ, मैंने ओवरसीज़ को देखा है, तो लिटरली स्टार्ट क्राइंग फॉर पाकिस्तान, व्हाट इज़ बीइंग डन ओवर देयर। जिस रियासत से हम इतना इश्क करते हैं, लोग करने को तैयार हैं। दुनिया में सबसे लंबा हो जाएगा बात, लेकिन नहीं खैर, मुझे मज़ा आ रहा है कि आवाम तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है। लोग तड़प रहे हैं इस मुल्क के लिए, उनको सिर्फ एक मौका दें और सिंसेरिटी से मौका दें। लोग, दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला आपका मुल्क है, आपकी कौम है, और वो चैरिटी दुनिया को दे रही है, आपको क्यों नहीं देगी? अब अगले सवाल पे। इस टाइम पाकिस्तान की आवाम के लिए, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज है? जद्दोजहद करें, तेज़ करें जद्दोजहद को, और मेहनत करें, सिस्टम में जाएं। हाँ, जहाद करें, बिल्कुल गवर्नमेंट के खिलाफ जहाद करें, इस सिस्टम के खिलाफ जहाद सिस्टम के खिलाफ जहाद करें। और उसको करने का तरीका क्या है? तरीका ये नहीं है कि अपने पुलिस के कांस्टेबल को गोली मारें। तरीका ये नहीं है कि आप उठ के जनाब अपनी फ़ौजी के गिरबान को पकड़ें। तरीका ये नहीं है कि अपने इदारों को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, गेट इनटू इट, रीच टू द टॉप, एंड देन यू कुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम। दिस इज जिहाद। मेहनत करो ना 30 साल और बनो चीफ। मेहनत करो ना 30 साल और बनो चीफ जस्टिस। मेहनत करो 20-25 साल, बनो वजीर आज़म। मेहनत करो 20-25 साल, बनो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एंड देन यू कुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम इंशाअल्लाह ताला। आपने बड़ी अच्छी बात की, और फिर मैं वो चीज़ सामने लेके आऊँगा। आर्मी चीफ बनने के 7 दिन रहते हैं और आर्मी चीफ लगा देते हैं। दूसरों की एकतरफी होती है इस मुल्क के अंदर। तो मौजूदा चीफ इसके लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया। सारे यही चीज़ें हैं ना पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह आपने कहा है ना, मेहनत करें 30 साल और फिर बन जाएं। तो मैं समझता हूँ कि उनको बनना चाहिए जिनकी मुद्दत भी हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, या गलत है ये बात? एक चीज़ का तासर हमें दुरुस्त करना चाहिए। बाजवा की पॉलिसी से मुझे इख्तलाफ होगा, मुशर्रफ या याया की पॉलिसी से भी होगा, लेकिन आर्मी चीफ बंदा यूँ नहीं बनता जिस तरह एक 3 बड़े ख़ानदानों का बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है कि माँ बाप मर गया या माँ मर गई तो मैं वज़ीर आज़म बन गया।
ना ही वडेरों की तरह के वडेरा मर गया तो बच्चा वडेरा बन गया और MNA बन गया और फिर वज़ीर लग गया। आर्मी चीफ बनने के लिए सबसे पहले तो जनाब अली आपको एक स्पेसिफिक मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं FSC में। उसके बाद आपने जाना होता है इनिशियल टेस्ट देने, जिसमें आपका मेडिकल, फिज़िकल, इंटरव्यू, वर्बल, नॉन वर्बल और फिर इंटेलिजेंस टेस्ट सारे पास होने चाहिए। उसके बाद आपको 4 दिन 5 दिन के लिए ISSB में जाना होता है, वो क्लियर करनी होती है। उन बच्चों में से भी 1-2% बच्चा सिलेक्ट होता है। पहले जो होते हैं उनमें से 10% सिलेक्ट होकर जाते हैं, फिर उन 10% में से 1-2% सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, सख्त किस्म का मेडिकल होता है, उसमें आधे खिसक जाते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट बनता है, उसमें भी आधे बच्चे निकाले जाते हैं। उसके बाद जो बच जाते हैं वो PMA में जाते हैं, उसमें भी कई विड्रॉ या रेलीगेट हो जाते हैं, कुछ बाकी जो है वो जाके पास आउट होते हैं। फिर जाके आप क्या बनते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट। फिर अगर आप अपने कोर्सेज अच्छे तरीके से करते हैं तो आप लेफ्टिनेंट बनते हैं। फिर अगर अपने टेस्ट अच्छे पास करते हैं, कोर्सेज करते हैं, तो वक्त पे कप्तान बन जाते हैं। फिर आपका बोर्ड होता है और टेस्ट होते हैं दोनों, और सारे कोर कमांडर्स बैठते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। 3 बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद रेटिफिकेशन होती है, फिर आप मेजर बनते हैं कप्तान बनने के 7 साल के बाद। उसके बाद 7 साल आप और रगड़ा खाते हैं, और अगर आप इस काबिल होते हैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। वो भी सारे कोर कमांडर्स अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं, सारे GOCs उनको रिपोर्ट्स भेजते हैं। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के 7 साल के बाद आप फुल कर्नल बनते हैं, और उसके 2 साल के बाद आप जो है ब्रिगेडियर बनते हैं। वो भी यही प्रोसीजर के साथ। आप लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हुए आपको कमांड मिलती है, मेजर होते हैं आपको छोटी मोटी कमांड मिल जाती है, 2IC बन जाते हैं, बाकी आपको मिल जाता है। ब्रिगेडियर बनने के बाद आप किसी न किसी ब्रिगेड को कमांड करते हैं। आप अगर उस जोगे हुए और आपने वॉर कोर्स किया, ये भी, और वॉर कोर्स में अच्छे मार्क्स शार्क्स लिए, फिर भी बोर्ड होता है कि आपको जर्नल बनाना है कि नहीं बनाना, आपकी सारी कारकर्दगी पे। उसके बाद ये आप मेजर जनरल बने। फिर उसमें जो आप डिव कमांड करते हैं, या आप किसी जगह पे किसी न किसी महकमे का चीफ बना दिया जाता है आपको, उसके कारकर्दगी की बुनियाद पे लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, और कोर आपको मिलती है, या DGMI, DGMO या DGISI आप बनते हैं। उसमें भी आप अगर बंदे के पुत्र बन के सही तरीके से किरदार अदा करते हैं, अपनी 30 साल की सर्विसेज एक तरफ, उस 2 साल की सर्विसेज एक तरफ, उसके बाद जाके आप उन 4 जर्नलों में आते हैं जिनमें से चीफ सिलेक्ट होता है। उनमें ज़रूर वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होता है कि पहले को छोड़ के चौथे को बना ले, लेकिन उन 4 तक पहुंचने के लिए आपको ये रगड़ा खाना पड़ता है। अब मेरे ख्याल है बहुत है। मैंने भी असल सवाल किया था, मैंने कहा वो हो गया, उस तक पहुंचने के लिए जो आपको रगड़ा खाना होता है ना, आर्मी चीफ की जो टाइम लिमिट है 3 साल है। हाँ, जो टाइम लिमिट है 3 साल है। अगर उसके बाद एक्सटेंशन मिलती है तो गलत मिलती है। देखो एक्सटेंशन तो इमरान खान ने दे के तो भुगत रहे हैं ना, भुगत रहे हैं तो अभी भुगत गलत मिलती है, गलत जिस नहीं होनी है तो उसको तो हो गया, भुगतना पड़ा है। मैं कभी इस चीज़ की फेवर में नहीं जाऊँगा। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जर्नल वैसे नहीं बनता, रगड़ा खा के बनता है। तो एक सियासतदान भी रगड़ा खा के ही आगे, सियासतदान मेरे जैसा रगड़ा खा के आगे आता है। वडेरों के बच्चे रगड़ा खा के नहीं आते। वडेरों के बच्चों को अंग्रेज़ों ने नवाजा होता था, उनको वडेरा शाही मिल गई, बने बनाए 25-30 हज़ार वोट मिल गए, बाकी के 25 हज़ार वोट PTI का या नून का मिल गया, वो सियासतदान बन गए। वो MNA बनने के बाद उनके लिंक्स अच्छे हुए पार्टी से तो वजीर बन गए। वहाँ कौन सी क्रेडिबिलिटी होती है? सियासत में देयर इज नो क्रेडिबिलिटी। हम जैसे लोगों के लिए क्रेडिबिलिटी होती है जो जीरो से स्टार्ट होकर आते हैं, जिनका खानदान बहुत ही लड़ा हुआ, तो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा हुआ है। कहाँ यूनियन काउंसिल का इलेक्शन और कहाँ पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल होता है। अभी जो और 12-12 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने के बाद भी कोई फ्यूचर नहीं होता। कभी खान के नारे लगाओ, चौधरी के नारे लगाओ, मलिक के नारे लगाओ, चीमे के नारे लगाओ, और फिर जब आप गिरफ्तार हो जाए तो खान कहते नो, चीमा कहते नो, चौधरी कहते नो, हाँ ये तो हमारा वर्कर ही नहीं, इसने तो गलत किया, तुसा गलत काम किया, तुसा के आख्या कि जनाब GHQ चे बढ़ो, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो बेचारा फिर रगड़ा खाता है, उसके बच्चे यतीम होते हैं। वो तो लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि GHQ के सामने तो हमने भी देखा है जिस तरह का सारा कुछ है, लेकिन बैरियर लगे थे, अब बैरियर नहीं है, अवाम किस तरह वहाँ पे पहुँची। लेकिन ये एक लंबी बात है, उस पर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं ये लास्ट आपका जो मैसेज है इस टाइम अवाम के नाम और ख़ास तौर पे इस पाकिस्तानी के नाम, मैं बार बार अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और कहता हूँ कि अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अपने पाकिस्तान के आर्मी से मोहब्बत करें, और पाकिस्तान की जितनी फोर्सेज़ हैं उनसे मोहब्बत करें, और सियासतदानों से भी मोहब्बत करें। ये नहीं कि सियासतदानों से ना मोहब्बत करें, वो सियासतदान से ज़रूर मोहब्बत करें जो आपके मुल्क से मोहब्बत करता हो, ना कि आपकी यहाँ पे दौलत से मोहब्बत करता हो।
लेकिन यहाँ पे जिस तरह के नौजवान हमारे फ्रंट पे आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के नौजवान को ख़ास तौर पे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, और उस नौजवान को मिलना चाहिए जिनका मंशूर इस टाइम आवाम के लिए है और आवाम के लिए कुछ लेके आना चाह रहे हैं और कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं। इस तरह की आवाम एक बार लाजमी इस तरह के नौजवान को मौका दे। पुराना पाकिस्तान तो नया पाकिस्तान का तो बड़ा दावा हुआ है, बड़े नारे लगे हैं, लेकिन आपका भी कुछ है, कुछ लेके आए हैं कि खुद मुख्तार पाकिस्तान। खुद मुख्तार पाकिस्तान, एग्जैक्टली। खुद मुख्तार किस तरह बनेगा? शॉर्टकट बताएं ताकि आवाम भी इस टाइम कर्ज़ों से पाक पाकिस्तान, और वो मॉडल जो मैंने आपको दिया, आज़ाद खारजा पॉलिसी वाला मॉडल, कि अंग्रेज़ों को, यूरोप को, दीगर रियासतों को भाई बनाए, बाप ना बनाए, बराबरी की सतह पे बात करे, वो तब कर सकेगा जब कर्ज़ों से पाक होगा, जब खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी, जब गैरतमंद लोग होंगे जिनके बच्चे या जिनके बिजनेसेस बाहर नहीं होंगे, जिनके इंटरेस्ट बाहर नहीं होंगे। आपके बच्चे बरतानिया में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे अगर बरतानिया में परवरिश पा रहे हैं, आपके बच्चे अगर अमेरिका में पढ़ रहे हैं, आपके अगर बिजनेस किसी दूसरे मुल्क में, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट होगी। मैं आपके बच्चे पाल रहा हूं, आप मुझे आंखें दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप तो ये करारदाद हम लाएंगे, जो बंदा एमएनए बन गया, जब तक वो एमएनए, उसका बच्चा ना बाहर बिजनेस कर सकता है, ना पढ़ सकता है, ना बेगम बाहर हो सकती है, फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट ही नहीं होगी। लाए ना, ये मैं रेजोल्यूशन लाऊंगा, अकेला भी बन गया तो आगे एक्सेप्ट होती है तो मेरा फायदा और मेरी कौम का फायदा, और अगर एक्सेप्ट नहीं होती तो कौम का फायदा होना और मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाना है। आवाम कहेगी इसने तो एक्सेप्ट किए, बाकी उल्लू के पठों ने एक्सेप्ट नहीं की, लिहाजा अगली बार अक्सरियत से इसे जितवाओ, ताकि 2023 में पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन होंगे या नहीं? हाँ होंगे। हाँ, कितने फीसद चांस है? 100% जनरल इलेक्शन होने हैं, आज हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद होने 2023 में होंगे। नॉट श्योर अबाउट इट कि 2023 में या 2024 के शुरू में होने हैं। वो जो दूसरा आप कह रहे हैं ना, मार्शल लॉ का या वो सवाल ही पैदा नहीं होता। फौज खुद को मजीद ख़राब नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, ना वो करेगी इस तरह। जब तक पाकिस्तान को कर्ज़ों से पाक नहीं करेंगे, जब तक आप आज़ाद नहीं होंगे, एक आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं आएगी, तो एक पाकिस्तानी की इज़्ज़त नहीं होगी। एक पाकिस्तानी सर उठा के फ़ॉरेन में भी ज़िंदगी गुजार नहीं सकेगा। पाकिस्तान के पास इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के पास, बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन बदकिस्मती ये है हमने आपने हक़ के लिए बात करनी छोड़ दी। आपके पास सोशल मीडिया हर बंदे के पास है, हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, आप और कुछ भी नहीं हो सकता। अपने सोशल मीडिया से आप अपनी आवाज़ खुद बने, आप चाहने वालों की आवाज़ बने। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ हम लेंगे इजाज़त कि अल्लाह पाक करे हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और जिस तरह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का एक मंशूर है, जिस तरह आपने देखा है, ज़रूर इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और इनका मंशूर भी स्टडी कर सकते हैं, और जो तमाम चीज़ें हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और हमारे साथ रहें कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये कलम जहाँ चीज़ें क्या है, लो कलम तेरे हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अख्तर अमान को दें इजाज़त। अल्लाह ने गिबान। टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें।